नमस्ते सभी को, शुभ प्रभात। बहुत सुंदर योग की कक्षा रही आज हमारे आज योग शिक्षक के द्वारा। और आशा करते हैं कि वो हमसे नियमित रूप से जुड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से, बहुत ही नियमित तरीके से आपकी कक्षा ली है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपके साथ जुड़े हुए जितने भी साथी थे वो उनका भी अभिनंदन है। मैं अब आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं श्री अनिल वर्मा जी, जो कि गया बिहार के रहने वाले हैं, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, क्योंकि उनके साथ पिछले कुछ दिनों से हम लोग साथ मिलकर के काम कर रहे हैं इस कार्यशाला में, जिसमें हम आए हैं साथ मिलकर के। कई बार वार्तालाप हुई है, कई बार चर्चा की है। इस योगाहार कार्यक्रम के बारे में भी थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है। आज उनसे हम सुनना चाहेंगे उनके द्वारा विकसित की गई जो श्री निधि श्री विधि योजना, जो कार्य है, जो कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, एसआरआई विधि, जिससे आप में से कई सारे लोग परिचित भी होंगे, लेकिन उन्होंने इसका विस्तारीकरण किया है। उन्होंने इसका विस्तारीकरण किया है और इसको सभी फसलों में इस विधि का कैसे उपयोग किया जाता है। साथ ही श्री अनिल वर्मा जी एक संस्था के चलाते हैं जिसका नाम प्राण है, वो भी, और उसके माध्यम से उनके साथ कई सारे किसान न केवल अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बल्कि दूसरे राज्यों में भी जाकर के अपनी सेवाएं देते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं। तो उनके उनके अनुभव को आज सुनने के लिए हम प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। समय अगर पूर्ण नहीं होता है तब भी घबराने की बात नहीं है। आने वाले समय में उनसे और चर्चा भी की जा सकती है समय अनुसार। और आज की जो स्ट्रक्चर है, करीब हम 8 बजे तक इस कार्य को समाप्त करेंगे, जैसा कि हम रोज करते हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा लगभग आधे घंटे तक हम अनिल वर्मा जी की बात सुने, प्लस माइनस हो सकता है समय का, और उसके बाद हम चर्चा करें और अपना अपना जो भी साथी अपना प्रश्न करेंगे वो अपना हैंड रेस कर लेंगे और उसके आधार पर मैं इसी के साथ श्री अनिल वर्मा जी को सादर आमंत्रित करना चाहता हूँ इस मंच पर। उनका बहुत बहुत स्वागत। श्री अनिल वर्मा जी। नमस्कार सर, और सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी लोग को नमस्कार। और जैसा पवन सर ने बताया कि मेरा नाम अनिल कुमार वर्मा है, और थोड़ा दिखा देते हैं हम अपना चेहरा भी आप लोग को लेकिन साउंड अच्छा जाए इसलिए चेहरा थोड़ा बंद कर लेंगे फिर। ठीक है, सभी लोग को नमस्कार। तो देखिए, मैं जो कार्य करता हूँ वो सिस्टम ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन बोलता हूँ इसको, है ना। और इसको बोलता हूँ श्री विधि। तो श्री विधि जो है सो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद तरीका है, जिसमें उनका लागत कम होता है, उत्पादन अधिक होता है, और प्रकृति के हिसाब से वो चलता भी है। मतलब कि उसमें कोई भी रसायन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसके कुछ सिद्धांतों पर हम जरूर बताएंगे कि क्या सिद्धांत है, आखिर क्यों ऐसा होता है, और उसके बाद ही हम कोई फसलों पर आएंगे। तो सिद्धांत यही है कि जैसे कि जब छोटा बच्चा होता है हमारे घर में, है ना, जब जन्म लेता है, और उस छोटे बच्चे को यदि हम दूसरे माँ बाप के पास में जल्दी से दे देते हैं तो उसको वह अपना माँ बाप समझने लगता है। ऐसा आप देखे हैं समाज में। लेकिन वही जब बच्चा छोटा जब बड़ा हो जाता है, 8 साल 10 साल का, तो वह फिर दूसरे माँ बाप के पास नहीं जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो यह जो सामाजिक जो प्रकृति ने दिया है चेतना जीव के अंदर, यह सभी जीवों पर लागू है। तो पेड़ पौधा भी जीव है ना, फसल भी जो है सो जीव है। तो उस जीव का भी देखा जाता है, जैसे कि धान ही का समझ लीजिए। तो कम उम्र में यदि बच्चे को ट्रांसफर किया जाता है मुख्य फसल में, मुख्य खेत में, तो अच्छा से वो स्टैब्लिश होता है, और वहां का जो खेत है उसी को अपना वह माता पिता समझने लगता है। उसका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता है, और फिर वो अच्छा से ग्रो करता है। तो इस तरीके में पहला जो है वही कि यंग एज का सीडलिंग्स इस्तेमाल किया जाता है।
कम दिनों का, जैसे कि धान में 8 से 12 दिन का करते हैं, और दूसरे दिनों में जो है दूसरे फसलों में वो तरह तरह का जो उतना एक्टिविटी में आ गया, लेकिन प्रिंसिपल्स ऐसा ही है। दूसरा जो है प्रिंसिपल्स की कम कम उम्र का आपका एक बीज या फ्यू सीड्स का इस्तेमाल करना। एक तो कम उम्र हो गया, और दूसरा हो गया कि कम सीड्स, जैसे कि धान में 1 सीडलिंग्स का होता है ना, गेहूं में 2 बीज का होता है एक जगह पर। तो प्रति हील जो है सो कम संख्या रखना, इसका जो दूसरा जो सिद्धांत है। तीसरा, तो कम संख्या रखने से क्या होता है कि उसको ज्यादा हवा मिलता है, ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, ज्यादा जो जमीन में जो न्यूट्रिशन है उसको ज्यादा मिलता है। तो इसका यह दूसरा सिद्धांत है। और जो सिद्धांत है इसमें सिर्फ जो है सो प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है, जो खाद हम घर पे बनाते हैं, है ना, कोई बाजार से लाने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इससे क्या होता है कि वह उसका जो वातावरण है जड़ के अराउंड, वह काफी अच्छा होता है और अच्छा न्यूट्रिशन ले पाता है पौधा, और मिट्टी की जो गुणवत्ता है, वह जो बनावट है उसमें सुधार होता है, और सुधार होने से मिट्टी जो है सो हल्का होता है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं बल्क डेंसिटी उसका बढ़ जाता है, और परमेबिलिटी बोलते हैं कि समा जाने की योग्यता बढ़ जाती है मिट्टी के अंदर, और जो जल ग्रहण क्षमता है वो बढ़ता है जब हम प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करते हैं चीजों का। तो ये इस तरह से तीसरा सिद्धांत है। चौथा सिद्धांत है जो आपका ये नमी है। नमी ज्यादा नहीं डालते, पानी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि आप पहले भी आप जानते भी होंगे सब लोग कि सिर्फ वापसा के रूप में पेड़ पौधे जल ग्रहण करते हैं, आदमी की तरह वो जल ग्रहण नहीं करते हैं। तो सिर्फ नमी बनाए रखना, और पानी ज्यादा हो जाने से क्या होता है कि वापसा का क्रिएशन नहीं होता है, और लगभग 70% के आसपास जड़ जो है सो खत्म हो जाते हैं। तो फिर उतना न्यूट्रिशन जो है सो अपटेक नहीं कर पाता है, और फिर उस तरह से हमारा तना नहीं बनता है। जब तना नहीं बनता है तो हमारा फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है उतना, तो रूट्स का और शूट्स का कैनोपी, उस तरह के पौधे का निर्माण नहीं हो पाता है। तो इसलिए नमी जो है उसका वाटर मैनेजमेंट हमें जो है सो उस तरह से करना होता है। इसी तरह से इसका जो सिद्धांत है आपका वाइडर स्पेसिंग देने से क्या होता है, वाइडर स्पेसिंग देने से जितना उसका सारा न्यूट्रिशन लेने का है, जड़ को भी और पत्तों को भी, जैसे कि यदि वाटर स्पेसिंग नहीं देते हैं तो क्या होता है कि जो नीचे वाले पत्ते होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है, उनको धूप नहीं मिल पाता है। इसलिए इसमें वाइडर स्पेसिंग देने के लिए हम लोग प्रावधान बोलते हैं करने के लिए, ताकि वो सफिशिएंट रूट्स को भी और शूट्स को भी आपको सफिशिएंट पानी मिल सके, न्यूट्रिशन मिल सके, वाटर मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके, सनलाइट मिल सके, तो फिर वो अपना पोटेंशियल के हिसाब से बढ़ाता है। रूट्स भी जो है सो अपना जो उसका ग्रोथ पोटेंशियल है वहां तक वो बढ़ता है, और फिर शूट भी बढ़ता है, और इसका परिणाम होता है कि हमें उत्पादकता बढ़ती है इसमें। तो ये सब जो है सो लगभग ये 6 सिद्धांत ग्रेजुअली है। इसमें इंटर कल्टीवेशन किया जाता है। इंटर कल्टीवेशन का मतलब हुआ कि जो वीडर्स होते हैं, वो इम्प्लीमेंट्स होते हैं, जब आप चलाते हैं नीचे मिट्टी के अंदर
तो वहां पर सॉइल एरेशन होता है, ऑक्सीजन बढ़ता है वहां। ऑक्सीजन बढ़ने से क्या होता है कि जड़ों को जब ऑक्सीजन मिलता है तो फिर जड़ इलोंगेट होते हैं, और ज्यादा फिर वो जो माइक्रोब्स हैं, चूंकि प्राकृतिक खाद डालने से, तो फिर जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है, रूट एक्जुडेट्स निकलते हैं वहां से, और फिर वो जो साइकिल है, न्यूट्रिएंट साइकिल, वह क्रिएट हो पाता है बढ़िया से। तो इंटरकल्टिवेशन भी एक इसका प्रिंसिपल्स में है। तो इस तरह से 6 प्रिंसिपल्स पर यह मुख्य रूप से आधारित है, आपका जो श्री विधि का सिद्धांत है। तो इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन। हम रूट को इंटेंसिफाई करते हैं, यानी जड़ पर समस्या का समाधान करेंगे, तभी हमारा जो है सो हर समस्या का समाधान होगा। यानी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है हर क्षेत्र में। तो जड़ का यदि फाउंडेशन हमारा अच्छा रहेगा, रूट इज द माउथ ऑफ द प्लांट हम लोग बोलते हैं। तो जब रूट एलोंगेट करेगा, अच्छा रहेगा, न्यूट्रिशन लेगा, नेचुरल वातावरण रहेगा, तभी जो है सो तना इसका मोटा होगा। तना मोटा होगा तब जो पत्ता के सहारे जो खाना बनाया जाता है, वो खाना पत्ता के सहारे वो ज्यादा से ज्यादा अपना स्टोर कर पाता है आपका तना में। और स्टोर करने से क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा फिर जो फोटोसिंथेटिक गतिविधियां हैं वो बढ़ती हैं। आप जानते हैं कि पत्ता में स्टोमाटा होता है, और यदि हमारा तना जब पतला रहेगा, जब स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होता है, तो फिर वो स्टोमाटा अपना बंद कर देता है। वो पूछता है कि कितना खाना भेजें तना से। तो दिन में 10:30 बजे से 3 बजे 4 बजे तक स्टोमाटा वो बंद भी, मतलब कि वो फिर दिक्कत भी होता है उसको ग्रेजुअली, जब तना आपका पतला रहता है तो। और नहीं तो फिर ज्यादा से ज्यादा वो खाना बना पाता है सनलाइट लेकर के। तो ये प्रक्रिया जो है सो प्राकृतिक जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो मेंटेन होता है, और फिर पौधा जो है सो काफी ग्रो करता है, काफी बढ़ता है। तो ये जो सिद्धांत है खेती करने का, इसको बोलते हैं हम लोग श्री विधि। श्री, देखिए किसी भी विधि, विधि के पहले श्री लगाने का मतलब क्या है? आपके नाम के सामने उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। श्री नरेंद्र मोदी, श्री मनमोहन सिंह, आप ही के नाम के आगे लोग बोलते होंगे श्री फलना, है ना। तो यह जो है सो श्री मतलब लक्ष्मी भी होते हैं। तो धन धान्य से परिपूर्ण करना, और तरीका जो है सो प्रतिष्ठित विधि, प्रकृति के विधि अनुरूप जीवों का विकास करना ही जो है सो श्री विधि विकास होता है। तो जीव में हम फसलों की बातें भी कर रहे हैं। तो ये सब जो सिद्धांत हैं, जो कॉन्सेप्ट्स है, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम लोग प्रैक्टिस में लाते हैं बहुत सारे फसलों पर, और देखते हैं कि अधिकतर फसलों में उत्पादकता जो है सो बढ़ जाती है। तो इसको बोलते हैं हम श्री विधि। श्री विधि भगवान का हर मानव और पौधों के कल्याण का। तो इस तरह से ये मोटी मोटी बातें हैं जो समझाने का प्रयास किया जा रहा है इसके अंतर्गत लोगों को। अब इसके अंतर्गत प्रैक्टिसेस क्या क्या होते हैं वो हमें समझने की जरूरत है। जैसे कि बीज शोधन और बीज उपचार करते हैं ग्रेजुअली, तो प्राकृतिक तरीके से ही किया जाता है। जैसे कि आप धान का एक एग्जाम्पल लीजिए, अभी धान का सीजन चल रहा है, तो एक बाल्टी में पानी लिया जाता है। पानी लेने से क्या होता है, तो पानी में सबसे पहले हम लोग डालते हैं अंडा, या आलू भी कहीं कहीं पर डालते हैं जहां पर लोग अंडा उनको दिक्कत होता है इस्तेमाल करने में। तो सबसे पहले हम नमक का घोल तैयार करते हैं। आप जानते भी होंगे, धान की खेती किए होंगे इसे। तो नमक का घोल जब तैयार होता है
जब अंडा डालते हैं, जब शुद्ध अंडा रहता है तो नीचे बैठ जाता है, और अंडा जब खराब होता है तो वह जो है सो ऊपर में छला जाएगा। तो खराब अंडा को नहीं लेना है। जब अंडा जब नीचे बैठ गया तो उसके बाद फिर उसमें नमक मिलाया जाता है, जो भी नमक बाजार में मिलता है। पानी चूंकि स्थानीय स्तर पर वैरी करता है, विलेज टू विलेज, इसलिए हम लोग ये तरीका बोलते हैं कि इस तरह से आप शोधन किया कीजिए। परसेंटेज वाइज जो है सो इसमें वैरी करता है, क्योंकि किसी गांव का पानी किसी तरह का है, किसी गांव का पानी का कुछ अंश है, तो ये तरीका ही सबसे अच्छा माना जाता है करने के लिए। तो उसके बाद फिर क्या करते हैं, नमक डालना शुरू करते हैं। अंडे को हाथ से पकड़ लेते हैं और इस प्रकार पकड़े रखते हैं कि अंदर में पानी के अंदर घुमाते रहते हैं और नमक डालते रहते हैं कि नमक घुलता जाए, और बीच बीच में छोड़ करके उसको देखते रहते हैं कि वो अंडा ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब अंडा ऊपर आ जाता है, छला जाता है, नीचे से ऊपर आ जाता है, तब उस अंडे को निकाल करके बाहर कर देते हैं। फिर अंडे का जरूरत नहीं है और नमक डालना बंद कर देते हैं। जब अंडा ऊपर में छला जाता है तो आ जाता है, तो फिर क्या करते हैं कि धान के बीज को उसमें डालते हैं। जैसे कि 1 एकड़ धान के लिए जो यूनिवर्सिटी का रिकमेंडेशन होता है वो होता है 40 किलो, लेकिन हम लोग जो है सो सिर्फ इस्तेमाल कर अभी 20 किलो हुआ है एडवांस में भी, लेकिन हम लोग सिर्फ 2 किलो बोलते हैं कि 2 किलो ही धान लगेगा। क्योंकि देखिए 1 एकड़ में आपका 4000 स्क्वायर मीटर होता है, और इसमें हम 25 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर बोलते हैं किसान को रोपने के लिए। तो 1 वर्ग मीटर में 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई में मात्र आपको 16 सीडलिंग्स लगेंगे। तो कोई भी आदमी निकाल सकता है कि 4000 वर्ग मीटर में 16 चौके 64,000 ही हमको बीज की आवश्यकता है। 1 किलो धान का बीज में 40,000 दाना होता है मोटा मोटी। थोड़ा सा वैरायटी से थोड़ा बहुत आगे पीछे वेरिएशन होगा। एवरेज मतलब कि 39,500 से लेकर के कहिए 40,500 या 39,000 से 41,000, लेकिन एवरेज आप मानिए तो 40,000 के आसपास इसका बीज होता है धान का। तो लगता है कम, 2 किलो से भी कम लगता है, लेकिन चूंकि बीज जो बाजार में मिलते हैं या और जो बीज होते हैं उसमें भी देखा जाता है कि 7 से 8% तक गड़बड़ निकलता है। इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि कम से कम 2 किलोग्राम बीज 1 एकड़ के लिए किसान इस प्रक्रिया में लगाएं, है ना, ताकि उनको घाटा नहीं हो। तो ये 2 किलो बीज को क्या करते हैं कि बीज हम फिर डाल देते हैं उसी पानी में जो हमने नमक का घोल तैयार किया अंडे की सहायता से। अंडा का फिर जरूरत नहीं है, फिर निकाल कर उसको धोकर रख दिए। अब क्या हुआ कि जो बीज डालते हैं उस बाल्टी में, तो बीज 3 भाग में बढ़ जाता है। 1 नंबर का बीज सबसे नीचे बैठ जाता है, 2 नंबर वाला बीज आपका बीच में उब डुब होता रहता है, 3 नंबर का जो बीज है सबसे ऊपर में छला जाता है। तो जो 3 नंबर का बीज है 8-10 मिनट के बाद उसको आप निकाल लीजिए, वो हाथ से भी निकाल सकते हैं बाहर। जो 2 नंबर वाला बीज है जो नीचे है ना ऊपर है बीच में है, उस बाल्टी से जब आप पानी निकालिएगा बाहर में तो उसके साथ वो निकलता है। और जो 1 नंबर वाला बीज है वो असली बीज है, वो बाल्टी के अंदर ही रहने दीजिए। अब उसको क्या कीजिए कि जो साफ पानी होता है उस पानी से उसको 3-4 पानी से धो करके नमक के अंश को हटा दीजिए। जब नमक का अंश हट गया, उसको टेस्ट भी कर सकते हैं, वो नमक है, आप पानी को टेस्ट कीजिए या बीज को आप टेस्ट कर सकते हैं जीभ में चटा करके, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें कि हाँ नमक का अंश हटा या नहीं हटा। तो वो जब हट गया नमक का अंश पानी से धोने के बाद, 3-4 पानी से धोने के बाद, तब उसको फिर एक जूट का बोरा लेते हैं और जो उस बोरे में जो आपका सूती वाला बोरा रहता है उस धान के बीज को बांध देते हैं, बांध करके उसको पानी में डाल देते हैं 18 से 20 घंटे के लिए।
18 से 20 घंटा के बाद जब वो फूल जाता है, तो फूलने के बाद फिर उसको छाया में खोलते हैं। छाया में खोलने के बाद जब वो फरहर होता है, तो फरहर होने पर उसका हम पहला उपचार करते हैं बीजामृत से, है ना। आप लोग सब लोग जानते हैं बीजामृत बनाना। तो बीजामृत का जो फ्रेश, जब भी बीजामृत तैयार किया जाता है, इसमें हमेशा फ्रेश तैयार किया जाता है, और 24 घंटे में बीजामृत जो है सो बन जाता है। उसको मतलब छान करके, हमको लगता है सबको जानते ही बीजामृत बनाना, तो छान करके और जो सॉल्यूशन होता है उसी में बीज को डालना चाहिए 10 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर वहां से आप बीज को निकालिए। निकाल करके फिर उसको जो है सो फरहर कर लीजिए। फरहर करने के बाद जब फरहर हो गया हो, तो पहला उपचार करते हैं उसको ट्राइकोडर्मा हार्जियनम से। दो तरह के ट्राइकोडर्मा मिलते हैं। देखिए, ट्राइकोडर्मा अपने घर पर भी मेंटेन आप कर सकते हैं, वो कभी बाद मौका मिलेगा तो बताएंगे। लेकिन जब भी आप बाजार से खरीदते हैं ट्राइकोडर्मा पाउडर, तो वहां पर देखिए कि जो मटमैला रंग का है उसको लेना चाहिए किसान को, जिसमें नमी है। नहीं रहने वाले जो चमचमाता हुआ है व्हाइट पाउडर का, उसमें मरा हुआ रहता है ट्राइकोडर्मा, तो नहीं लेना चाहिए। तो हम लोग के यहाँ काफी गीत चलता है कि बाजार चमक कहीं लाए जहर, पौधे रोने लगी नहीं जाए। तो ये गीत गाती हैं दीदी लोग कि श्री विधि नियम तोहरे पवित्र कदम, कहीं जहरिया मिल नहीं जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी हमें बाजार से रासायनिक चीजों को लाना नहीं है। उससे जो है सो पौधे तड़प तड़प करके, और धरती माँ भी तड़पती है। तो इस तरह के बहुत सारे वहां पर दीदी लोग गीत गाते हैं। तो ट्राइकोडर्मा जब हम लाते हैं, तो जो दूसरा उपचार है वो हमें 10 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से ट्राइकोडर्मा से उपचारित करना चाहिए बीज को, और उसके बाद मिला करके उसको फिर से आप जूट के बोरा में बांध करके रख दें सूखे और अंधार जगह पर घर में, और उसमें इतना ही पानी छिड़कें कि पानी नीचे से टपकने नहीं लगे। तो फिर 12 से 14 घंटा में आप देखेंगे कि उसमें जो है स्प्राउट आ गया। अब वह बीज हो गया नर्सरी के लिए तैयार। अब क्या करना है हमें, उसके पहले ही आप पहले भी कर सकते हैं तैयारी ना, तभी तो तैयार रहेगा ना। तो हमें नर्सरी तैयार करना है बढ़िया से। तैयार कैसे करेंगे? 30 फीट लंबा 30 फीट चौड़ा लगता है नर्सरी, और हर 4 फीट पे एक करहा बनाया जाता है, और चारों ओर से भी करहा रहता है। करहा जानते होंगे, फर्रो बोलते हैं आप लोग के यहाँ भी, उस तरह से बोलते हैं, कुछ हिंदी क्षेत्र ही है। तो उसमें जिसमें पानी जाता है ना, तो उस तरह से, और रेज्ड बेड बनता है 6 इंच ऊंचा। तो उसमें बनाने के लिए वहां पर आप जीवामृत डाल सकते हैं। एक प्रणामृत खाद होता है। प्रणामृत खाद होता है आपका जो मुर्गी का बीट्स होता है, वो 5 भाग लेते हैं। 2 भाग लेते हैं लकड़ी का राख। गोबर का राख हम नहीं बोल रहे हैं। लकड़ी का राख लेने से आपका ज्यादा उसमें माइक्रो न्यूट्रिशन रहता है। और फिर आपका सरसों की खल्ली 1 भाग। तो जिसको जितना जरूरत है, वो 4 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें रिकमेंडेशन हम लोग करते हैं। तो 2 क्विंटल देना है लैंड प्रिपरेशन के समय में ही, और 200 लीटर आपका जो श्री जीवामृत है। उसके पहले क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि एक तो आपका जो नर्सरी के लिए, नर्सरी जैसे कि आप तैयार करते हैं, तो नर्सरी जब 6 बेड बनता है, बताया कि 30 फीट लंबा 30 फीट चौड़ा, और हर
4 फीट के बाद एक करहा होता है, तो कुल 6 बेड निकल आते हैं। तो जो भी आपके बीज हैं वो बीज को पहले ही इक्वल भाग में बांट लिया जाता है, 6 भाग में। और जिस तरह से हम प्याज बुनते हैं उसी तरह से बीज को बढ़िया से बुन दिया जाता है। और करहा में पानी रहता है, ऊपर से पानी हम नहीं देते हैं, सिर्फ करहा में ही पानी मेंटेन किया जाता है। और पुआल से ढक दिया जाता है। 3 दिन के बाद पुआल को हटा दिया जाता है। और इस तरह से उसमें हम स्प्रे करते हैं सिर्फ जीवामृत का या अन्य जो भी प्राकृतिक चीजें हैं। तो 8 से 12 दिन में बिचड़ा तैयार हो जाता है। जब भी धान में क्या है ना कि धान में आपका धान जो जीव है इसमें हर 4 से 7 दिन में एक बच्चा देने की क्षमता है। जैसे आदमी में 9 महीना, जानवर में 9 महीना, बकरी में 6 महीना, उसी तरह से जो जीव है धान हमारा, इसमें हर 4 से 7 दिन में टिलरिंग करने की क्षमता है। तो जब वातावरण इसको अच्छा मिलता है, अब चूंकि पकड़ने लायक नहीं रहता है इसलिए हम लोग 8 से 12 दिन बोलते हैं कि जब 2 लीफ स्टेज में चला है, 2 पत्ते का वो बिचड़ा हो जाए 8 से 12 दिन का, और 12 दिन के बाद जैसे ही आप बढ़ाइएगा वैसे ही उपज जो है सो घटने लगता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जो चीजें जो प्रैक्टिस करते हैं फार्मर, किसान। तो अब क्या है, अब नर्सरी आप लगा दिए, नर्सरी तैयार भी हो गया। अब जो खेत है हमारा, जहां पर हम जैसे कि बरसात आता है तो बरसात के हम वहां पर बोलते हैं लोगों को कि 4:2:0.5:0.5। एक दाभोलकर नाम के वैज्ञानिक थे, है ना, तो उन्होंने इस तरीके को निकाला था। तो इस तरह से आप जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, स्पाइसेस, ये चारों का जो है सो मिक्सचर लेना है 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। और उसको जब पानी पड़ता है बरसात में, पहला खेत की जुताई करके इसको बुआई कर देते हैं। बुआई करने के बाद जो है जब 35-40 दिन का होता है, जब रोपाई का समय होता है, श्री विधि में बोला जाता है कि जब रोपने का समय हो, पानी हो, तभी जो है सो नर्सरी करना चाहिए। क्योंकि खेत तो पहले आप तैयार कीजिएगा, उसमें सड़ाइएगा, गलाइएगा, तभी जो है सो आपका रोपाई के लिए कोई धान का खेत तैयार होता है। तो उसमें 8 दिन का समय लग जाता है और तब तक आपका बिचड़ा ही तैयार हो जाता है। तो नर्सरी वाला कार्यक्रम जब पानी हमारा सफिशिएंट हो रोपाई के लिए, तब शुरू करना चाहिए। इन्हीं की पहले नर्सरी कर दी और पानी नहीं हो रहा है सुविधा, तो फिर दिक्कत होती है किसान को। तो ये सब चीज इसमें ख्याल रखना पड़ता है। जिनके पास सिंचाई है वो कर सकते हैं कंट्रोल कंडीशन में, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन वो देख करके। तो हम बता रहे थे कि जो 4:2:0.5:0.5 के रेशियो में, के अनुपात में हम लोग लेते हैं सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, स्पाइसेस। सीरियल्स में आप कुछ भी ले लीजिए, है ना, जो भी अन्य फसलें हैं। और पल्सेस में जैसे उड़द हो गया, मूंग हो गया, आपका ऑयल सीड्स में सरसों टाइप का हो गया, है ना, स्पाइसेस में जो भी मसाला घर में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से इस सब का रेशियो जो है सो 4:2:0.5:0.5 के रेशियो में लिया जाता है। तो इससे क्या है कि हर तरह का न्यूट्रिशन मिट्टी के अंदर, और लगभग 4 टन के आसपास प्रति हेक्टेयर ऐड करता है ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी में। और फिर इसको हम मिट्टी में मिला देते हैं जब रोपाई करने का होता है। तो मिलाने के पहले जो है सो हम लोग 200 लीटर श्री जीवामृत डाला जाता है। और खेत तैयारी के लिए बताया कि 2 क्विंटल उस समय श्री प्रणामृत डाला जाता है। प्रणामृत हमारे यहाँ श्री के पहले बोला जाता है सब खाद के साथ, क्योंकि वह शुभ है। श्री जो है सो शुभ शब्द है हम लोग के लिए।
तो वो श्री प्राणामृत या श्री जीवामृत इन दोनों को डाला जाता है और फिर स्प्रे करते हैं और फिर मिट्टी में मिलाते हैं। मिट्टी मिलाने के बाद फिर जो है 200 लीटर जीवामृत डाल करके उसमें 25 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर पर खेत की तैयारी कर लेते हैं, बढ़िया से तैयारी मार करके, लेबलिंग कर करके। और जब लगाया जाता है इस पौधे को, पानी उसमें जमा नहीं रहना चाहिए, छिछला पानी रहना चाहिए। ऐसा छिछला पानी रहना चाहिए कि आप यदि पंजा रखें तो नीचे वाला भीगे और ऊपर वाला न भीगे, है ना। जो आपका हाथ का पंजा है वो जब रखते हैं खेत में तो नीचे वाला जरूर आपका पाम भीग रहा है, लेकिन ऊपर उंगली के ऊपर जो है सो पानी नहीं, तो इतना ही पानी रहना चाहिए। तो उसमें जब हम रोपाई कर देते हैं और फिर जो है सो आप 10 से 15 दिन के बीच में एक वीडर होता है, आप लोग जानते होंगे मैकेनिकल वीडर, वहां लोहार से आप बनवा सकते हैं। और यदि आप लोग नहीं कोई कर रहे होंगे तो हमारे यहाँ से भी लोहार लोग बना के पूरा इंडिया में सप्लाई करते हैं तो उस तरह से होता है। तो वो वीडर बनता है, उसको बोलते हैं मांडवा वीडर। तो उस वीडर चलाया जाता है 2 कतार के बीच में, उसको चला आगे पीछे कर करके। तो चलाने के पहले जो पहला वीडिंग होता है, तो चलाने के पहले उसमें 1 क्विंटल श्री प्राणामृत और 200 लीटर श्री जीवामृत फिर वीडिंग करते हैं। और फिर इसी तरह से वीडिंग करते हैं आपका 20 से 25 दिन के बीच में। तो वो जो है सो बहुत कमजोर जहां पर रहता है जमीन, वहां पर हम लोग 10-10 दिन पर 3 बार रिकमेंड करते हैं वीडियो चलाने का। लेकिन जहां पर मिट्टी ठीक है वहां पर 2 सफिशियंट है। फिर आप बाद में इतना ज्यादा टिल्डरिंग होगा कि आप जो मशीन है वो चला नहीं पाएंगे, है ना। जमीन उस तरह का अच्छा होता है तो वो भी है। और कोई कोई किसान को बहुत हाईएस्ट लेना है तो फिर 10-10 दिन पर 3 बार चला ले जैसे कि हमारे यहाँ रिकॉर्ड जो बना था पूरे विश्व रिकॉर्ड, तो वो इस तरह से ही किए थे। उसके अलावा बहुत सा उन्होंने बाजार का जो, और किसान थोड़ा सा सक्षम थे तो बाजार का जैविक जो मिलते हैं फॉर्मुलेशंस वो सब भी डाले थे वो, उसके अलावा भी। लेकिन तब है कि सिर्फ प्राकृतिक का और जैविक ही डाला गया था, तो बहुत हाईएस्ट उनका उपज हुआ था, ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह डाले थे। तो कहने का मतलब यह है कि और फिर जब इसी तरह से करते हैं, जब दूसरा बीडिंग चलता है उसके बाद फिर हर 15 दिन के अंतराल पर श्री जीवामृत का छिड़काव किया जाता है। जहां लोग रसायन पहले से कर रहे हैं और फिर श्री विधि से खेती करना चाहते हैं, सिस्टम ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन से। तो और जब आप साल भर कर लीजिएगा तो उसके बाद फिर सेकेंड वीडिंग के बाद आप 1 महीना पर भी डालिएगा श्री जीवामृत तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्स्ट ईयर हमको वैसे डालना चाहिए, और जरूरत पड़ने पर जीवामृत और श्री निमास्त्र का अल्टरनेट स्प्रे कर सकते हैं, या श्री मठास्त्र है, मठास्त्र बोलते हैं, जैसे तांबा के बर्तन में बनाया जाता है मट्ठा डाल करके। जाड़ा के दिन में थोड़ा लंबा समय लगता है फर्मेंट होने के लिए, है ना, 6-7 दिन लग सकता है जाड़ा के दिन में, तापमान पर निर्भर करता है। गर्मी के दिन में 3 दिन में तैयार हो जाता है। तो जो तांबा है वो मट्ठा से सह करता है और फिर जो है सो वो कॉपर फंजीसाइड बना देता है। तो यह जो है सो कीड़ा और रोग दोनों में कार्य करता है, तो इसका भी छिड़काव कर सकते हैं उस समय। और निमास्त्र आप जानते ही हैं कि वो जो है सो इंसेक्टिसाइड है, बनाया जाता है नीम के पत्ता, गौमूत्र और गोबर से। तो चीजें इस तरह से जब डालते जाते हैं तो बहुत अच्छी उपज होती है। तो हम लगभग आधा घंटा लगता है कि हो गया है आप लोग का फिर कभी और भी बात कर सकते हैं इस पर, है ना। तो आप लोग का सवाल वाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी जी, धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आपका अभिनंदन है। जो भी हमारे साथी प्रश्न पूछना चाहें कृपया अपना हाथ रेज कर लें। मैं देख रहा हूँ पार्टिसिपेंट्स में डॉक्टर चंद्रशेखर जी भी हमारे बीच में है। डॉक्टर चंद्रशेखर,
का स्वागत है और उनके साथ भी हम वार्तालाप करेंगे। डॉक्टर चंद्रशेखर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय पर, अभी जो अनिल जी ने बोला है? जी ओम, बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। अभी श्री अनिल वर्मा जी बहुत अच्छे पूरी साइंटिफिक तरीके से श्री विधि माध्यम से कृषि उत्पादन, जो कृषि की उत्पादकता को कई गुना बढ़ाने की विधि बतला रहे थे, वो भी विश्वमुख। तो ये निश्चित तौर पर जन जन तक पहुंचाकर हर किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमारी धरती माता की जो पॉल्यूशन बढ़ रही है, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन, और जहाँ तक कि जल की संरक्षण, इन सारे मतलब कंट्रोल एक साथ कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजी सभी को एक साथ संरक्षित करने की जो तकनीकियाँ इन्होंने बतलाया, बहुत ही मार्मिक है। निश्चित तौर पर हम सबको इसकी विधि को सीख करके और किसानों तक, जन जन तक पहुंचाने का पहल करना चाहिए, जिससे क्योंकि आने वाला दिन जो है, जैसे जैसे देखिए हमारा पर्यावरण बिगड़ रहा है, अभी पानी की कमी हो रही है, बहुत सारे बढ़ती जनसंख्या और घटता फूड प्रोडक्ट्स, उसको बढ़ाने के लिए तकनीकियां सीखनी ही पड़ेगी। और साथ ही साथ बढ़ते बीमारियों से बचाव के लिए जो विषमुक्त खेती भी आवश्यक है, जो फर्टिलाइजर केमिकल इस्तेमाल करते हैं, उससे बचने के लिए ऐसे पद्धतियां, जो पद्धति शुद्ध हो, निरापद हो, जो हमारे पौराणिक लोग प्राचीन में किया करते थे, उसको और तकनीकी पूर्वक मतलब एक तरह से कहें कि बायोटेक्नोलॉजी, जैव तकनीकी को तरीके से एकदम जैसे लैब में कोई काम करते हैं, उस तरीके से इन्होंने बिंदुवार बतलाए। उन सारी चीजों को सीख करके एक प्रोग्राम बनाकर, स्ट्रेटेजी बनाकर गांव-गांव तक पहुंचकर किसानों को इसके बारे में बतलाने का पहल होना चाहिए, जिससे हमारे किसान आसानी से इस को श्री विधि, और मैं भी गया से रहने वाला हूँ, मैंने श्री विधि का काम किया हूँ और उससे बहुत उन्नत फायदा होता है। इन सारी चीजों को और विस्तृत तरीके से हर किसानों तक पहुंचाने का काम होना चाहिए, हर गांव तक होना चाहिए। और इसी तरह एक एक पैदा, जैसे धान के बारे में उन्होंने बतलाया, धान के, गेहूं के और जितने सारे मतलब सारी हमारी फसलें, दलहन, तिलहन और मसाले, फलें और सब्जियां, सबको विधि पूर्वक फसलें का उपजाऊ बनाया जाए। इससे हमारी गौ माता भी संरक्षित रहेगी, हमारी मिट्टी है, धरती माता का भी हम संरक्षण करेंगे, और अग्नि, जल, वायु सर्वत्र की सुरक्षा इस माध्यम से होगी। तो श्री अनिल वर्मा जी से और बाद में हम लोग चाहेंगे कि और भी जो कई, जैसे समय के अभाव में उन्होंने बहुत सारे चीज तकनीकी पूर्वक बतलाए हैं, लेकिन जो कमी रह गया, मैं चाहूंगा और कई सत्र में इसको और भी विस्तार पूर्वक अन्य फसलों के ही बारे में बतलाएं, और ऐसी कोशिश बना रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे के सत्र के संचालन के लिए मैं मुन्नीलाल जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आगे का सत्र संभालें और आगे की कार्रवाई करें। जो भी प्रश्न आ रहे हैं उसके ऊपर चिंतन मनन करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आदरणीय डॉक्टर अनिल जी ने दी, और सदन ने सुना। हमारे बिहार से भी हमारे भाई बहन उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी अपने परिचय के साथ आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय से अपना संवाद कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। धान के ऊपर और भी हमारे किसान भाई जो सवाल करना चाहें वो हैंड रेज कर सकते हैं। उमाशंकर जी तक आवाज पहुंच गई तो सादर आमंत्रित है। जी ओम। सदन में उपस्थित सभी महानुभावों को सत सत नमन वंदन। और आज का योग का कक्षा बहुत अच्छा रहा, और ये जो चीफ गेस्ट सर ने जो भी उद्बोधन दिया, हमारे गांव में डॉक्टर मदन मास्टर साहब थे, वो श्री विधि का सबसे पहले बार उन्होंने खेती किया। करने के बाद में 1 साल तक अच्छा उपज और रहा। फिर इसके बाद में वो ढंग से लाइन से जो भी खेती कर रहे थे उस तरीके से नहीं हो पाया, क्योंकि कोई भी नया चीज़ को लागू करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है।
और इस प्रकार से हम लोग भी देखे बोले, क्योंकि उसमें इस तरीके से योगाहार से चाहे इस तरीके से जैविक से हम जुड़े नहीं थे। अभी इसका महत्व समझ में आ रहा है कि हाँ, इसका पद्धति क्या है या क्या होना चाहिए, कितना इसमें लगन से काम निरंतर करने से फिर हम जाकर के आगे अग्रसर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसको देखा और देखने के बाद भी कार्रवाई हुआ था, मगर फिर इसके बाद में आस्ते आस्ते वो खत्म हो गया। तो इस प्रकार से श्री विधि का जो भी सर ने बताया कि हाँ, इस प्रकार से करना चाहिए, इस प्रकार से उपचार करने के बाद में इस प्रकार से सक्षम जितना नियम बताया सर ने, इतना नियम पर उन्होंने नहीं कार्रवाई किया और इस तरीके से वो जाकर के विफल हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो भी श्री विधि का अभी ये जो खेती के बारे में बताया जा रहा है या कहीं ट्रेनिंग वगैरह लेकर के हम कार्रवाई कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम जरूर अग्रसर होंगे और करने की कोशिश करेंगे। हम भोजपुर जिला के किसान प्रभारी पतंजलि से हम जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार से जो भी प्रक्रिया जो हो रहा है हम अभी लागू करेंगे और सर से भी कांटेक्ट नंबर लेंगे, ताकि गया के हैं सर, तो हम इसको, भोजपुर जिला ज़्यादा दूर नहीं है, हम बाइक से या मिल करके गया वगैरह हम जाते रहते हैं, चाहे इस तरीके से कांटेक्ट करके बात करके और इस काम को हम अग्रसर करने की कोशिश करेंगे जी। ओम। धन्यवाद आदरणीय उमाशंकर जी। और आदरणीय मैं हमारे हैंड रेज किया है आदरणीय राजीव सिंह जी ने, तो अपने पर्चा के साथ आप सवाल करें, संवाद करें। आदरणीय राजीव सिंह जी। ओम। बहुत ही सुंदर श्री विधि को समझाया है अनिल वर्मा जी ने। मुझे प्रश्न ये है, उत्सुकता हुई है कि औसत उत्पादन क्या है और अधिकतम उत्पादन क्या है श्री विधि से धान में? देखिए, औसत उत्पादन जैसे कि किसान जो करते हैं जनरली, और जो गवर्नमेंट का भी जो रिकॉर्ड रहा है बिहार का, यदि की जगह है, तो आपका 1.2 टन पर हेक्टेयर उस समय उपज था जब शुरुआत किया गया था, है ना। और किसान जो अच्छे किसान हैं वो करते हैं तो फिर 2 से 3 टन के बीच में उनका उपज रहता है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और इसमें जब किसान करते हैं तो आपका एवरेज 6 टन 7 टन जाता है ना। अब जितना आप इसको बढ़िया से आप कीजिएगा तो करने वाले फिर गए हैं 18 टन तक, 19 टन तक गए हैं। वाह, शानदार परिणाम है। बहुत ही बढ़िया शानदार उत्पादन है ये तो कहा जाएगा। हाँ, तो धान का बता रहे हैं, जी, जी, है ना। हर फसल का अलग अलग है। तो ये कहने का मतलब है कि वो कितना करते हैं, लोग कट्ठा बोलते हैं। आप बिहार के लोगों को समझते हो कट्ठा, है ना। जी जी, मैं बिहारी हूँ, सीमांत से हूँ और महाराष्ट्र में रहता हूँ, और यहाँ पे हम लोग कुछ नौकरी भी करता हूँ और खेती करा रहे हैं और कर रहे हैं। हाँ, तो कट्ठा एक महिला जो की थी ना, तो मुख्यमंत्री उस समय के सामने बुलाया गया था किसान लोग को तो यहाँ से कमिश्नर साहब ने जब भेज दिया था तो सबको 5-5 मिनट समय दिया गया था मुख्यमंत्री के सामने बोलने के लिए, हर जिला से। तो इस महिला को भी दिया गया 5 मिनट का समय। तो ये बोले कि हमारा कट्ठा में 6 मन 32 किलो 800 ग्राम हुआ है। तो मुख्यमंत्री भी चौंक गए। तभी उन्होंने जो है सो फिर वैज्ञानिकों का बात नहीं माना और बोला कि नहीं, तो बहुत अच्छा तरीका है। और फिर उनको मौका दिया तो आधा घंटा तक उन्होंने सुना कि कैसे कैसे उन्होंने किया। तो ये चीजें हैं। और लेकिन हाँ, और लोग जो भी हैं जो करते रहते हैं तो आपका 7 टन 8 टन भी आता है एवरेज। तो बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी है। हम हमेशा हाईएस्ट की ओर तो किसान कोशिश कर ही सकते हैं, जो अच्छे किसान हैं और जो स्पिरिचुअली इसको फॉलो करते हैं। आप लोग तो बाबा रामदेव जी के सब भक्त हैं तो आप लोग तो बढ़िया से कीजिएगा ही, और दूसरों को भी बताइएगा भी। लेकिन जब आप बढ़िया से कीजिएगा उसको, तभी हम दूसरे को बता पाते हैं चीजों को। यही चीज है। तो औसत उत्पादकता आप खुद भी अनुभव करते हैं, क्योंकि टिलरिंग होता है और 60% इसका कन्वर्सन होता है। एक एक बाल में बहुत सारे दाना लगते हैं, बाल की लंबाई ज्यादा होती है ना। और प्रति स्क्वायर मीटर बहुत बार इसका टेस्ट किया गया है। बहुत सारे वैज्ञानिक के इसमें लगे भी हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन जो है सभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पर नहीं इसको मान्यता मिल रहा है तो बात वही है।
और लेकिन सिर्फ इसी फसलों में नहीं, बहुत सारे फसलों में कोशिश किया गया है और बहुत सारे फसलों में अच्छे रिजल्ट्स आए हैं किसान के हित में। जब हमारा किसान खुशहाल होगा तभी हमारा देश खुशहाल होगा। तो ये सोच है और ये तो भगवान का दिया हुआ तरीका है। हम लोग भगवान के तरीके से ही खेती करेंगे सब लोग, तभी जो है सो हम आगे बढ़ेंगे और धरती माता भी खुश होगी। तो इसीलिए श्री विधि जो है सो सबको करना चाहिए, किसान लोग को। धन्यवाद आदरणीय जी। मैं आदरणीय शरद वर्मा जी को आमंत्रित करूंगा, वो आए और अपना हमारे चीफ गेस्ट महोदय संवाद करें। जी, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज जो मुख्य अतिथि जी बता रहे हैं बहुत उपयोगी चीजें हैं। इसमें धान में पानी भरने की आवश्यकता है कि नहीं, ये मुख्य अतिथि से पूछना चाह रहा था मैं। और दूसरा ये चाह रहा था कि जैसे हम लोग धान की जब रुपाई करते हैं उस समय मैनुअल में क्या क्या आपने सजेशन किया, क्या क्या देना चाहिए मैनुअल में जो फर्टिलाइजर है? प्रोम वगैरह दे सकते हैं क्या? प्रोम जो आता है अपना पतंजलि का जियो। हाँ, कोई रासायनिक नहीं है तो दे सकते हैं। जो रासायनिक चीजें नहीं है ना तो उसको तो आप दे ही सकते हैं। और दूसरा बोले हैं कि जैसे कि आपने पूछा कि उसमें खेत में क्या क्या करेंगे, है ना? तो जी, जो वीडर जो चलता है ना, वो वीडर टाइमली चलाने का जरूरत है। समय इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी। हम लोग इसमें जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में ट्रेनिंग भी करते हैं किसानों को कि पंच है जिंदगानी के लिए और पंच जीवन चलाने के लिए। तो हमें समय का बहुत महत्वपूर्ण है हर चीजों में। तो इसीलिए जो इसका टाइम पीरियड बताया जाता है उसका किसान पालन करते हैं तो काफी अच्छा उसका रिजल्ट आता है। तो उस समय आप वीडर जब चलाते हैं तो उस समय प्रमाणित खाद बनाइए और जीवामृत आप बनाते ही हैं और चीजें आप डाल सकते हैं जो है। और रेगुलरली आपकी या तो फुट टिलरिंग होगा। और पानी का जो आप बोल रहे थे, पानी जैसे कि आप जब तक बाल नहीं निकलता है ना जी, पानी तो कम ही रखिए टिलरिंग होने तक, समझे? और जैसे ही पैनिकल इनिशिएशन होता है तो हमें थोड़ा सा पानी रखना चाहिए, 1.5 इंच 2 इंच, ठीक है? तब सूखने नहीं देना चाहिए खेत को, नहीं तो इससे क्या होता है कि चाफीनेस आ सकता है। बोलते हैं खखरी, ठीक है? तो किसान को नुकसान होता है। किसान हमेशा समझते हैं कि नहीं पानी इसमें बिल्कुल रखना ही नहीं है अंतिम तक, तो वो दिक्कत है ना? पैनिकल जब होता है तो हमें उसमें पानी ज्यादा नहीं लेकिन रखना है ना, जितना जरूरत होती है। क्योंकि बहुत रोपाई इसमें महोदय जी, इसमें रोपाई लाइन से करनी पड़ेगी, रो से रो ना? हाँ, उसका मशीन भी मिलता है आपका, उसका जो है तो आपका मार्कर होता है। और रस्सी क्या कीजिए कि प्लास्टिक की रस्सी ले लीजिए और 10-10 इंच पे उसमें कपड़ा का बांध दीजिए, है ना? और प्लास्टिक के रस्सी के दोनों ओर लोहा का रॉड लगा दीजिए। और शुरू में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन जब लेबर लोग भी 3-4 साल करते हैं लगातार तो उनको भी हैबिट हो जाता है कि कहाँ पर हमको धान रखने का है, कितना दूर दूर पे करने का है। तो बिना रस्सी का भी बाद में करने लगते हैं, लेकिन शुरू में आपको जो है सो थोड़ा सा प्लास्टिक की रस्सी बना लीजिए, नहीं है मार्कर तो, और हर 25 सेंटीमीटर पर जो है सो करते चले जाइए। और ज्यादा आप रोपाई सतही रोपाई होना चाहिए इसका, है ना? ज्यादा अंदर तक मत ले जाइए नीचे जो जड़ है, नहीं तो उसका मुंह चल जाएगा नीचे तो फिर उसका वो खाना नहीं खा सकता है बढ़िया से, फिर उसको सरफेस पर ही आना पड़ता है। इसलिए जितना आपका नर्सरी में जो मिट्टी है, मिट्टी अटैच जो मिट्टी रहेगा नर्सरी में, मिट्टी के साथ ही जो है सो नर्सरी से निकालना है सीडलिंग्स को। मिट्टी के नीचे हाथ डाल करके उस सीडलिंग्स को निकालिए और मिट्टी सहित उसको बैठाना है। क्योंकि माइक्रो इन्वायरमेंट जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है, केयरफुली करना है उसको और बहुत जल्दी कर देना है। इन्हें के नर्सरी से निकाले हैं सीडलिंग्स को और रख दिए हैं 2 दिन के लिए, तो यदि आप आधा घंटा के अंदर ट्रांसफर कर पाते हैं, इसलिए खेत में नर्सरी लगाइए जहां पर आपको रोपाई करने का है ना? जी जी।
तो ज्यादा उसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। और 12 दिन से आप पुराना कीजिएगा सीडलिंग्स को लगाने में, तो फिर उपज घटने लगता है प्रति क्विंटल के हिसाब से, है ना। तो ये जी सब ध्यान रखते हैं किसान, वही सब हाईएस्ट रिकॉर्ड करते हैं चीजों को। इसमें पावर, ये बीडर चलाने से पावर टिलर भी चला सकते हैं क्या सर? देखिए पावर टिलर तो आप खेत की तैयारी में कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि हेवी वाला नहीं कर सकते हैं। हेवी जो होता है जी जैसे कि डिस्क प्लाऊ है, डिस्क प्लाऊ जी का बड़ा बड़ा रहता है, तो वो आपका 4.5 इंच से नीचे जाता है और हमारा नीचे की मिट्टी को ऊपर ले आता है, समझे। जी 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 हमारे किसानों को नुकसान होने लगता है। तो जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है, जो ऑर्गेनिक पदार्थ होता है, जड़ की जो वहां पर मात्रा होती है, प्लस जो जीवाश्म है, वो सब आपका 4.5 इंच के मिट्टी में ज्यादा रहते हैं ग्रेजुअली 90% 98%। और जब मिट्टी जब पलट जाता है तो वहां पर जो नीचे में अमोनिया वगैरह मिलता है वही चलाता है ऊपर में, फिर नुकसान होने लगता है किसान को। तो बहुत जी हेवी तरह से नहीं कीजिएगा, है ना। जी 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 ओम जी। जी धन्यवाद आदरणीय शरद जी। और हमारे मैं आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे विभिन्न राज्यों से किसान भाई और वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, एक साधक एक शिक्षक जुड़े हुए हैं, परंतु सबके प्रश्न लेना असंभव नहीं है। परंतु फिर भी मैं आदरणीय बिहार से पुण्यकाम जी हमारे जुड़े हैं। पुण्यकाम जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आएँ और अपने हमारे चीफ गेस्ट महोदय से अपना सवाल या संवाद करने का कष्ट करें। पुण्यकाम जी। सदन को मेरा प्रणाम। आज मैं चीफ गेस्ट हमारे हैं बिहार से, और मैं भी बिहार के समस्तीपुर जिला से हूं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं आज कार्यक्रम में, और उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है श्री विधि द्वारा, तो यहाँ हम लोग भी श्री विधि से हम लोग यहाँ भी इस पर प्रचार प्रसार हुआ था। हालांकि बहुत सारे किसान इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी विधि है, इससे उत्पादकता में बहुत वृद्धि हुई थी। और मैं चाहूँगा इसका प्रचार प्रसार हम लोग अपने क्षेत्र में करें। इतना ही कहकर मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम, ओम। धन्यवाद। और इस श्री विधि को नहीं कर पा रहे हैं किसान, कैसे कर पाएंगे, आगे संवाद करेंगे। और अब मैं झारखंड से भी हमारे किसान भाई जुड़े हैं, परंतु समय 7:55 हो गया है। चीफ गेस्ट महोदय को जो हैदराबाद में कार्यशाला चल रही है अंतरराष्ट्रीय, उसमें आप व्यस्त हैं। आपने समय दिया है। मैं रवि आदित्य जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं बिहार से कि वो आए और अपना आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय से संवाद करें। इसके बाद फिर आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। आदरणीय रवि आदित्य जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुनीलाल जी। और मुख्य अतिथि महोदय का जो उद्बोधन था बहुत ही अद्भुत था, और उन्होंने जितने अच्छे तरीके से और शांत प्रक्रिया के साथ में श्री विधि के बारे में बताई, और जैसे जो कहते हैं ना क्रमवार जिस चीज़ को वो बताते जा रहे थे, और साथ में जो उन्होंने बिहार शरीफ के सुमन जी की चर्चा की कि तो एक चैलेंजिंग होता है। जैसे अभी पुण्यकाम जी कह रहे थे कि नहीं थोड़ी अवरोध आई खेती में, कुछ लोगों ने छोड़ा, तो कुछ चीज़ एज ए चैलेंज ही हम लोग ये कर सकते हैं कि जैसे सुमन जी के साथ भी ये चीज़ें थी। बिहार शरीफ की जो बात में थी कि वो प्रति हेक्टेयर जो उनका उत्पादन था 225 क्विंटल का चला गया था। तो एक प्रोसेस तो होता है, तो एक हम लोग के लिए अच्छी बात है कि हम लोग एक टच में वहाँ शंकर जी हुआ, जितने लोग भी इस चीज़ को पद्धति को हैं उनके संपर्क में आकर के उनसे परिचर्चा करके इससे लाभान्वित हो सकते हैं। और उनका बहुत बहुत आभार क्योंकि उन्होंने अपना समय दिया, और खासकर एक जिस तन्मयता के साथ जिस प्रयोग के साथ उन्होंने बताया है, निश्चित रूप से लाभकारी होगा। लोग इस चीज़ को दोबारा उनके प्रश्नों से अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी उनकी परेशानी होगी, उसको दूर कर पाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद आदरणीय रवि आदित्य जी। और अगर हमारे किसी सदन में किसी का और विशेष कोई सवाल हो तो 1-2 मिनट का समय हम दे सकते हैं और कर सकते हैं सवाल। जो धान की खेती श्री विधि के ऊपर जी आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आप सादर आमंत्रित हैं, आए और आप अपना संवाद करें। धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। आज के मुख्य अतिथि अनिल सर का बहुत बहुत अभिनंदन इस योगा आर्ट क्लास में। बस कोई विशेष मेरा क्वेश्चन नहीं था, और सर ने जितना अच्छी तरीके से हो सकता है उतना उन्होंने अपने प्रैक्टिकल के माध्यम से बताया। एक मेरा डाउट है, उन्होंने
ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम का जिक्र किया कि इसमें ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम ही डालें। मैं जरा ये पूछना चाहता हूँ कि ज्यादातर देखा जाता है कि मार्केट में और किसान भी ट्राइकोडर्मा विरिडे डालते हैं, कहीं कहीं ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम भी मिल जाता है, वो खुद डालते हैं। तो ये दोनों में अगर ट्राइकोडर्मा विरिडे डालेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा और उससे क्या बेनिफिट है? जरा इस पर थोड़ा सा अगर समय हो तो 1 मिनट में अपना वो दे दें। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद भुवनेश्वर जी। देखिए क्या है ना कि ट्राइकोडर्मा के 2 स्पेसीज होते हैं, है ना। जो ट्राइकोडर्मा विरिडी है वो सॉइल एप्लीकेशन के लिए वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि सॉइल एप्लीकेशन में उसका ज्यादा उपयोग किया जाता है। हालांकि फायदा करेगा वो भी, क्योंकि ट्राइकोडर्मा है। सॉइल एप्लीकेशन में क्या होता है कि यदि हम ट्राइकोडर्मा मिट्टी में डालते हैं और यदि ट्राइकोडर्मा और पीएसबी की यदि संख्या बढ़ जाएगी मिट्टी के अंदर, है ना, जैसे कि आप 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ पीएसबी डालिए और 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ आप ट्राइकोडर्मा यदि डालते हैं खेत में, तो आपका 70% जो सॉइल से होता है आपका रोग, है ना, वो वैसे ही कंट्रोल हो जाएगा, ग्रेजुअली होगा ही नहीं, बहुत सारा दिक्कत। तो ये देखा गया है वैज्ञानिकों के द्वारा कि जो सीड ट्रीटमेंट में जो इस्तेमाल किए जाते हैं ट्राइकोडर्मा, उसमें ज्यादा इफेक्टिव जो है सो हार्जेनियम स्पीसीज का है ना। तो इसीलिए बताया जाता है कि ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम लेने के लिए खास करके जो सीड ट्रीटमेंट जब किसान करते हैं तब। जी जी, धन्यवाद 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 आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। और जी प्रणाली मराठी जी, आप अपना सवाल करें। बहन जी सादर आमंत्रित है। हाँ, सदन को प्रणाम। बहुत सुंदर मार्गदर्शन के रूप पर हमारे सदन में हर रोज चर्चा होती है। आज भी बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया है बिहार के भाई जी ने, अनिल कुमार जी ने। मेरा एक ही प्रश्न नहीं है, आपने जो इतनी सुंदर जानकारी दी है वो लिखित रूप में या पीडीएफ के स्वरूप में मिल जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करने के लिए सहाय होगा। तो ऐसा कुछ आपके पास है? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, धान का हम भेज दे सकते हैं, है ना, वो लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी दिए हैं। और सर से ले लीजिएगा, जो पवन सर हैं उनसे, है ना, उनको दे देंगे धान का। ये आप मुझे भेज देंगे, मैं इसको ग्रुप में डाल दूंगा। अनिल जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम सभी को। ओम। हाँ, सभी लोगों को प्रणाम भाई, हमारी तरफ से भी सब लोग को। आप लोग जी आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, सभी का आभार ज्ञापित करें। आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी। ठीक है, हम विदा लेते हैं, है ना। 1 मिनट सर, आभार ज्ञापित कर दूं मैं। रंजना जी आवाज आ रही है? आप सबका आभार ज्ञापित कर दें। रमेश चंद जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आदरणीय रंजना जी। जी जी, धन्यवाद। सदन में सभी को ओम। और आज की कक्षा बहुत अच्छी रही। आज के हमारे योग शिक्षक पटना बिहार के थे। उन्होंने बहुत अच्छी क्लास ली। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ आज के हमारे चीफ गेस्ट अनिल कुमार वर्मा जी पटना बिहार से ही थे। उन्होंने बहुत अच्छे किसानों को जानकारी दी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप इसी तरह इस योगाहार मंच पर किसानों को मार्गदर्शन करने के लिए आप आ सकते हैं और आपको आमंत्रित करेंगे। और चलिए, सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, आदरणीय आज के हमारे चीफ गेस्ट अनिल कुमार वर्मा जी, आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय अरुण सिंह जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी, आदरणीय बने सिंह जी, आदरणीय दीपश्री जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर जी, आदरणीय गजानन बाजट जी, आदरणीय बहन कल्पना जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी,
आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी, आदरणीय मिथिलेश सिंह जी, आदरणीय यमल गौर जी, आदरणीय नीलकंठ साबले जी, आदरणीय निर्मला जोपे जी, आदरणीय पवन कुमार सर, आदरणीय प्रणाली मराठे जी, आदरणीय पुण्यकाम समर्थ जी, आदरणीय राजीव सिंह जी, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, आदरणीय रवि आदित्य जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय श्रीकांत जोपे जी, आदरणीय तोलाराम पटेल जी, आदरणीय उमा शंकर प्रसाद जी, आदरणीय वैशाली बहन जी, आदरणीय योगा रिकॉर्डिंग से भाई बहन और भी हमारे अन्य साथीगण लेफ्ट हुए, उन सभी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और सभी को धन्यवाद आप लोग को। नमस्कार नमस्कार। बहुत धन्यवाद अनिल कुमार जी, बहुत अच्छी जानकारी आज सदन में दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए कल सुबह मिलते हैं 5:30 बजे योगा क्लास में। सबको धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शायदवाद आदरणीय रंजना जी। और कल 5:30 बजे हम साथियों के साथ मिले। ओम।